हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो इस सीरीज़ का आज ये है पार्ट 7। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग। सो मनी एंड बैंकिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का। टोटल जो सब सब्जेक्ट हैं आपके 10, उसमें मनी एंड बैंकिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस बार भी यहाँ से 11 क्वेश्चंस टोटल आए थे, 11 क्वेश्चंस। अब इन 11 क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो एमसीक्यूज फॉर्म में आए थे। बाकी जो 4 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के फॉर्म में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो पूछे गए थे 7 क्वेश्चंस, बाकी जो 4 क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। चलिए देखते हैं उनको कौन कौन सी 11 क्वेश्चंस थे। लेकिन आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब ये बात श्योर है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, क्योंकि अभी भी जितने क्वेश्चंस थे ना, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड फॉर्म में थे। चलिए शुरू करते हैं। सो अभी थर्ड ऑनलाइन बैच जो है वो शुरू हो रहा है एज अ क्रैश कोर्स, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट थे जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन अभी अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, और 1 मंथ में ये क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 50% ऑफ रहने वाला है जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए। बाकी 3 मई से ही ये स्टार्ट हो जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 पेपर 2 इसमें दोनों ही है। कोई भी क्वारीज हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स इसमें सारे कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर के पास प्लस पीडीएफ्स हैं और प्लस टेस्ट है। ठीक है, और साथ साथ 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड में। ठीक है, ताकि प्रिपरेशन आपकी चेक हो सके। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग से पूछा गया है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LEF वाज रिकमेंडेड बाय। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अब होता क्या है, और इसमें मेनली 2 चीज़ें होती हैं, एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों चीज़ों के दोनों चीज़ों का मिक्सचर जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मतलब आरबीआई क्या करता है, इसको लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करता है या फिर लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा कर सकता है LAF से। सो रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये तो आपको पता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि LAF में कौन कौन सी 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसमें बेसिकली इंक्लूड होता है। थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। सो जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर, दैट इज नरसिम्हम कमेटी 2। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है 1997 1998, टाइम पीरियड भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर लेते हैं कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है क्या। एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है जिसको आरबीआई यूज़ करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में। मतलब मेन मोटिव ये होता है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का और गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी का, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ठीक है, ग्रोथ तो हो लेकिन इकोनॉमी स्टेबल रहे। सो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी मेन एम होता है, चाहे फिजिकल पॉलिसी है चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी है। सो LAF नरसिम्हा कमेटी ने रिकमेंड किया था, और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स उनकी जो कमेटी थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के ऊपर 1998 में। डेट याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये मैनेज क्या करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करता है। बैंक में जो बोरो मनी, मतलब जिस रेट पे बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं उस पर थ्रू परचेजिंग एग्रीमेंट। अब जब भी हम लोग रेपो रेट से लोन लेते हैं या बैंक रेपो रेट से लोन लेता है तो एक परचेजिंग एग्रीमेंट होता है, मतलब सिक्योरिटीज़ कुछ उसको आरबीआई के पास रखनी पड़ती हैं। लेकिन बैंक रेट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, और रेपो और टू मेक लोन्स टू आरबीआई वाया रिवर्स रेपो एग्रीमेंट। और रिवर्स रेपो रेट वही अपोजिट हो जाता है जब आपका कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंकों से लोन ले रहा है कौन, आरबीआई। मनी को सरप्लस जो फंड है, उस सरप्लस फंड को आरबीआई के पास ऑब्जर्व करना है, आरबीआई को मनी सप्लाई कम करना है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और जिस रेट पे आरबीआई प्रोवाइड कर रहा है कॉमर्शियल बैंक को, वो हो गया आपका रेपो रेट। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी हैं लेकिन इसमें हम लोग अभी ज़्यादा डीप नहीं करने वाले। तो LAF में 2 चीज़ें हैं, एक रेपो रेट है जिसको हम लोग रीपरचेज एग्रीमेंट बोलते हैं, क्योंकि रीपरचेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिक्योरिटीज़ इसमें ऑलरेडी पेड होती हैं। ठीक है, अगर बैंक कमर्शियल लोन ले रहा है आरबीआई से तो उसको कुछ ना कुछ एग्रीमेंट या फिर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशन, तो 2 चीज़ें हैं इसमें LAF में, एक रिवर्स रेपो रेट और एक रेपो रेट। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे मनी सप्लाई इंडिया में इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, नंबर 1 है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़।
फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। अब जब भी परचेज ऑफ गवर्नमेंट, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आता है, मतलब क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक टूल है, ठीक है, जिसमें आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल या फिर परचेज करती है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये ओपन मार्केट में ही होता है, ठीक है, ओपन मतलब इंटरनेशनल मार्केट में होता है सेल एंड परचेज। तो जब भी इंडिया में, कभी भी इंडिया में अगर पैसे की कमी है, ठीक है, अगर मनी सप्लाई इंडिया में कम है तो मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करेगा, परचेज करेगा, वर्ड से क्या करेगा, परचेज करेगा और इसको पंप कर देगा इंडियन इकोनॉमी में, ताकि मनी सप्लाई बढ़ सके। अब ये सेल और परचेज फॉरेन मार्केट में हो रहा है, और अगर मनी सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा है तो मनी सप्लाई को कम करना है, तो उस समय क्या कर देगा, उसमें सेल कर देगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, अब सेल करेगा तो ये सारा सिक्योरिटी कहाँ चला गया, पैसा बाहर चला गया, और यहाँ मनी सप्लाई कम होगी, ठीक है। तो दोनों, सेल भी करता है, परचेज भी करता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। कौन सा मेजरमेंट ऐसा है जो मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। नंबर 1 है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। अब फ्रॉम द पब्लिक ये एब्रॉड की ही बातें कर रहा है, क्योंकि फॉरेन ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब ओपन मार्केट में सेल एंड परचेज होता है। तो परचेज करेंगे तो मनी सप्लाई बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में पैसा पंप होगा और मनी सप्लाई बढ़ेगा। उसके बाद है डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कॉमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। तो जब भी आप लोग सी प्लस डी डी प्लस ओ डी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मनी सप्लाई जो M1 है, तो इसमें अगर आपका पैसा आपके पास है या आपका पैसा बैंकों के पास है या अदर डिपॉजिट के फॉर्म में है आरबीआई के पैसा, तो मनी सप्लाई इसमें चाहे आप अपने पास रखो चाहे अपना पैसा बैंक के पास रखो, मनी सप्लाई सेम होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। डिपॉजिट करेंसी ये गलत है। बोरोइंग है गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक से बोरोइंग लेगा गवर्नमेंट तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। सेंट्रल बैंक को और मनी प्रिंट करना पड़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा तो सेल करने से मनी सप्लाई यहाँ कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये टूल भी नहीं है, करेक्ट। उसके बाद है मिंटिंग ऑफ मोर मनी बाय सेंट्रल बैंक फॉर सर्कुलेशन। और मनी सेंट्रल बैंक और ज़्यादा मिंट करे या प्रिंट करे तो उससे भी मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सो इसमें ए सी और ई, ए सी ई सेकेंड वन करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। एक क्वेश्चन ये बहुत बार आता है कि क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट या कमर्शियल बैंक। सिर्फ कमर्शियल बैंक ही क्रेडिट का क्रिएशन करता है, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन। अब इसका मतलब ये है कि आपने जितना भी डिपॉजिट दिया, आपने 1000 रुपीज़ जमा किया है, इस 1000 रुपीज़ का वो 10,000 रुपीज़ भी बना सकता है, ठीक है। ये सारा डिपेंड किस पे करेगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू पे, 1/RR पे, एक रिक्वायर्ड रिजर्व होता है ना, तो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो क्रेडिट क्रिएशन कह रहा है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो रिड्यूस कर सकता है। नंबर 1 टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट। तो टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट जितना ज़्यादा होगा, जितना हमारा पैसा बैंकों के पास होगा, उतना ही बैंक ज़्यादा मनी का क्रिएशन करेगा, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन उतना ही ज़्यादा करेगा, तो ये तो रिड्यूस नहीं करेगा तो बढ़ाएगा। उसके बाद है लोन्स। अब क्रेडिट क्रिएशन आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे एक डिपॉजिट होता है, वो डिपॉजिट जितना भी डिपॉजिट है वो नेक्स्ट लेवल पे किसी न किसी को लोन असाइन कर देती है। तो लोन असाइन करते हैं, फिर आगे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिस अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसको हम लोन अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, और उसके आगे फिर मनी क्रिएशन होता है। अभी और प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन आपने देखा होगा, वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है, चैनल पे। तो लोन्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही क्रेडिट क्रिएशन होगा कमर्शियल बैंक का, तो ये भी इसमें इंक्रीज करेगा क्रेडिट क्रिएशन, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक के पास जितना ही मनी होता है वो रिजर्व के रूप में होता है, तो रिजर्व जितने बढ़ेंगे उतना ही मनी क्रिएशन कम होगा, ठीक है, ये करेक्ट है। कैश इन हैंड। तो कैश अगर लोग अपने हाथ पे रखेंगे, बैंक के पास नहीं डिपॉजिट करेंगे, तो बैंक कहाँ से मनी का क्रिएशन करेगा, ठीक है, तो ये सी एंड डी करेक्ट है। चलिए, तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, PDF आप डाउनलोड कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज अपॉइंटेड फॉर द बैंकिंग सेक्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बैंकिंग सेक्टर की कमिटीज़ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार इंडिविजुअल पूछा जा चुका है और कई बार अभी ये
ग्रुप में भी पूछ सकता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है पूरा। ठीक है, अरिजीत पटेल कमेटी, उर्जित पटेल की जो कमेटी थी 2014 की कमेटी है, आगे थोड़ा डिटेल में भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर रघुराम राजन ने कमेटी सेटअप की थी 2013 में, जिसका हेड किसको बनाया था, जिसका हेड चेयरमैन बनाया था डॉक्टर उर्जित पटेल। ठीक है, द मैंडेट ऑफ द कमिटी अमंग द अदर्स वाज रिव्यू द ऑब्जेक्टिव एंड कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो भी कंडक्ट हो रही है उसको रिव्यू करना, या फिर एक ग्लोबलाइज्ड एंड हाईली इंटरकनेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना मॉनेटरी पॉलिसी से। ठीक है, ताकि एफिशिएंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो वर्क कर पाए। तो 2014 ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट गोइपोरिया कमेटी। गोइपोरिया कमेटी जो है इसका टाइम पीरियड है 1990। ठीक है, आरबीआई ने सेटअप की थी। अब क्यों सेटअप की थी, एक्सप्लोरिंग एंड गिविंग रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस। अब यही पूछ सकता है कि इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस रिकमेंड किस कमेटी ने दिया था, तो गोइपोरिया कमेटी 1990। ठीक है, डेट याद रखिएगा 2014, उसके बाद 1990, और नरसिम्हा कमेटी 1 एंड नरसिम्हा कमेटी 2, ये डेट ध्यान में रखिएगा। जो नरसिम्हा कमेटी 1 है वो कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम है। ठीक है, और उसके बाद जो कमेटी, ये वाली कमेटी थी 14 अगस्त 1991 को सेटअप हुई थी, लेकिन जो सेकंड कमेटी थी वो सेटअप हुई थी कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन इसका देख लीजिएगा 1998, और कमेटी 1 नरसिम्हा कमेटी 1 1991 और नरसिम्हा कमेटी 2 1998। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी पूछ रहा है, यहाँ 1 पूछ रहा है, मतलब 1991। उसके बाद चक्रवर्ती कमेटी, तो चक्रवर्ती कमेटी स्पेशली ये जुड़ी हुई है असेस द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के जो परफॉर्मेंस है, फंक्शन है, उसको असेस करने के लिए। ठीक है, ताकि मॉनेटरी रेगुलेशंस जो हैं वो थोड़ा इम्प्रूव हो सके। तो इसका टाइम पीरियड है 1982। तो सबसे पुराना जो है वो है आपका चक्रवर्ती कमेटी 1982। उसके बाद है बी, दैट इज़ डी, देन बी। ठीक है, ये वाला थर्ड अपना करेक्ट जा रहा है। देन उसके बाद सी एंड देन ए। चलिए 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द बैंक रेट। अब बैंक रेट लॉन्ग रन प्रोवाइड करता है लोन। ठीक है, और रेपो रेट शॉर्ट रन करता है। लेकिन बैंक रेट जो है एक ऐसा रेट है जिसको हम रीपर्चेज रेट नहीं बोलते। मतलब गवर्नमेंट, मतलब कमर्शियल बैंकों को यहाँ पे सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है आरबीआई के पास। ठीक है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, लेकिन सिक्योरिटीज़ जो है वो रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे रेपो रेट में पड़ती है। ठीक है, रेपो रेट को रीपर्चेज रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि रीपर्चेज जो सिक्योरिटी है, लोन वापस करने भी ये सिक्योरिटी क्या है, वापस मिल जाती है। लेकिन बैंक रेट रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है, लॉन्ग रन के लिए होता है, और बैंकों को कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सिक्योरिटी रखने की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखते हैं। बैंक रेट इज़ अ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रेडिट कंट्रोल। जो बैंक रेट है ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डायरेक्टली इसमें आरबीआई डायरेक्ट इसको चेंज नहीं करता, डायरेक्ट रेपो रेट को चेंज करता है। ठीक है, आरबीआई। और रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है बैंक रेट, और बैंक रेट उतना ही होता है जितना एमएसएफ रेट होता है। ठीक है, और बैंक रेट इज़ अ क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव है, तो ये भी गलत है। उसके बाद बैंक रेट इज़ द मिनिमम रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्रेडिट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं होती। जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो थर्ड है, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। या नॉट अगेंस्ट सिक्योरिटीज होता तो भी ठीक था, इसमें सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं होती, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, और जो लास्ट है, इंक्रीज इन द बैंक रेट बाय सेंट्रल कमर्शियल बैंक वुड लीड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जितना ही ये बैंक रेट बढ़ाएगा उतना ही क्या होगा, लोन की डिमांड कम होगी और मनी सप्लाई कम होगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो थर्ड वन इज़ करेक्ट। चलिए थोड़ा और डिटेल है, इसको डिटेल में भी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल बैंक। इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक नहीं है। सो कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या रहता है, क्रेडिट का क्रिएशन करना, और क्रेडिट क्रिएशन करके वो क्या करेगा, अपना क्रेडिट क्रिएशन करके प्रॉफिट अर्न करेगा। तो मेन मोटिव होता है कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन अगर मेन मोटिव बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, वेलफेयर है, तो उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, नॉट अ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक इसमें से जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कमर्शियल बैंक में नहीं आता, क्योंकि मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं रहता। बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक,
आरआरबीज, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट है। खैर जो रीजनल रूरल बैंक्स है इसका एग्रीकल्चर जो लोन है ये वो वगैरह प्रोवाइड करता है, लेकिन जो मेनली आंसर है यहाँ पे वो क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, थोड़ा और डिटेल करते हैं। अनलाइक कमर्शियल बैंक्स हु आर ड्राइवन बाय प्रॉफिट, कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क ऑन अ नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। ठीक है, ये वाला कोऑपरेटिव बैंक जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे काम करते हैं। एंड दीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, और रेगुलेशन एक्ट वैसे बैंकिंग एक्ट के आरबीआई एक्ट 1934, ये ध्यान रखना। और सेटअप कब हुआ था आरबीआई का, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को सेटअप हो गया था। तो जो राइट आंसर है इसमें कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में नहीं आता। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं 4 क्वेश्चंस वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको आपकी जो प्रैक्टिस है उतनी ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन टोटल आए थे इस बार मनी एंड बैंकिंग से। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चंस आए थे इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।